हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स मास्टर्स। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं ऑफ क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें कि हमने सारे ही कंटेंट्स में बात की है। बीओपी अकाउंट क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, करंट अकाउंट, कैपिटल, ऑफिशियल रिजर्व्स क्या है, इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम, बीओपी क्या है, बीओपी सरप्लस एंड बीओपी डेफिसिट क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? सो इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स शोइंग ऑल मॉनेटरी और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, जनरली 1 ईयर। तो साल भर में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हमारी कंट्री की होती हैं विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उन सब का हिसाब किताब बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होता है। तो ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है। नाउ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? 4 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट, जिसमें हम गुड्स की बात करते हैं, एंड द सेकेंड जिसमें हम सर्विसेज एक्सपोर्ट हो रही है, इंपोर्ट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, सर्विस ऑफ अ डॉक्टर, सर्विस ऑफ अ लॉयर। अगर हमारी कंट्री से कोई भी डॉक्टर बाहर अपनी सर्विस दे रहा है, सो दैट इज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। या फिर अदर कंट्री से हमें सर्विसेज मिल रही है हमारी कंट्री में, सो दैट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। जब हम गुड्स की बात करते हैं तो ये विजिबल ट्रेड या फिर मार्केंडाइज ट्रेड में लिखे जाते हैं। एंड इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस को इनविजिबल ट्रेड में रिकॉर्ड किया जाता है। देन अदर मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर इंटरनेशनल सेल परचेज होती है फाइनेंशियल एसेट्स की, स्टॉक या फिर बॉन्ड में कोई भी डील करता है हमारी कंट्री से या फिर अदर कंट्री से हमारी कंट्री में, सो दैट कम्स अंडर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। फोर्थ इज इंटरनेशनल सेल एंड परचेज हो रहा है रियल एसेट्स में, प्लांट एंड मशीनरी किसी को सेल करनी है, परचेज करनी है अदर कंट्रीज में या फिर अदर कंट्रीज से हमारी कंट्री में, तो ये भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का पार्ट है। और इसीलिए इसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज इन्फ्लुएंस होता है। हमारी कंट्री से या तो फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता है या फिर फॉरेन एक्सचेंज का फ्लो इन होता है हमारी कंट्री में। जो भी पेमेंट्स हमें मिलती हैं, रिसीव होती हैं, वो बीओपी के डेबिट साइड में रिकॉर्ड की जाती हैं। जो भी पेमेंट्स हम अदर कंट्रीज में करते हैं, वो बीओपी के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होती हैं। इसीलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को दिखाता है विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, की उनके रिलेशन में हमारी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस कैसी है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डबल एंट्री बुक कीपिंग के रूल को फॉलो करता है, जहां पे जिन ट्रांजैक्शन से मनी आती है, मनी रिसिप्ट्स होता है, वो बीओपी के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होती हैं, और जिन ट्रांजैक्शंस में मनी पेमेंट होती है, मनी को हम देते हैं अब्रॉड में, वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होती हैं बीओपी के। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी अकाउंट। इसके कंपोनेंट्स 3 होते हैं। फर्स्ट इज करंट अकाउंट, सेकंड कैपिटल अकाउंट एंड द लास्ट इज ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट। करंट अकाउंट में ऐसी रिसिप्ट्स और पेमेंट्स की बात होती है जिन ट्रांजैक्शन से हमारी कंट्री के एसेट एंड लायबिलिटी में कोई भी इंपैक्ट नहीं आता, हमारी एसेट एंड लायबिलिटी इंपैक्ट नहीं होती, इसीलिए वो फ्यूचर क्लेम्स भी रेज नहीं करती हैं। इसमें क्लासिफिकेशन होता है 2 टाइप्स का। फर्स्ट इज मार्केंडाइज और विजिबल ट्रेड एंड द सेकंड क्लासिफिकेशन इज इनविजिबल ट्रेड। विजिबल ट्रेड में हमने गुड्स की बात की थी, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जिसमें फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी लिया है, जो कि हम इजिली जब वो बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो हम इजिली उन्हें देख सकते हैं। That is why they are called visible trade. Invisible trade में हमने सर्विसेज की बात की है एंड करंट ट्रांसफर्स की बात की है। करंट ट्रांसफर्स में जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट चीज मिल जाती है, फॉर एग्जाम्पल गिफ्ट्स, डोनेशन, अदर कंट्री से हमें चैरिटी रिसीव हो रही है, सो दैट कम्स अंडर करंट ट्रांसफर्स। इसमें हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में 2 टाइप्स की सर्विसेज की बात करते हैं। फर्स्ट इज फैक्टर सर्विसेज एंड द सेकेंड इज नॉन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज में हम एम्प्लॉय ने अगर अदर कंट्रीज की कंपनी में काम किया है तो उसे
जो सैलरी मिल रही है वो कंपेंसेशन होगा, या फिर किसी ने अपना घर रेंट पे दिया है अदर कंट्री में, उससे रेंट आ रही है, या फिर उसे किसी का इंटरेस्ट मिल रहा है, उसने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उसका इंटरेस्ट मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो सब फैक्टर सर्विसेज में आएगा। नॉन फैक्टर सर्विसेज में इंश्योरेंस की सर्विस आएगी एंड बैंकिंग सर्विसेज आएंगी। So basically, current account denotes records imports and exports of goods and services and unilateral transfers. Unilateral transfers होती हैं ऐसी receipts हैं जो हमें free of cost हमारी country में मिलती हैं, या फिर हम free of cost पैसे को abroad भेजते हैं अगर उधर हमारा कोई family member है तो। So जो भी receipts होती हैं वो हमारी country की BOP में पॉजिटिव साइन में डिनोट होंगी, और जो भी हम पेमेंट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी की हेल्प करने के लिए हमने पैसे सेंड करे, तो ऐसी वैल्यूज नेगेटिव साइन से डिनोट की जाएंगी बीओपी के। नाउ द करंट अकाउंट का बैलेंस कैसे आता है? जब हम विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स के बैलेंस को ऐड करते हैं। सेकेंड इज कैपिटल अकाउंट। इसमें वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स की बात होती है जो हमारी कंट्री के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को इम्पैक्ट करती हैं। जो भी ट्रांजैक्शन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से होती हैं जिसकी वजह से हमारी कंट्री में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज या तो इंक्रीज होती हैं या फिर डिक्रीज होती हैं, ऐसी ट्रांजैक्शंस कैपिटल अकाउंट में आती हैं जो कि फ्यूचर क्लेम्स भी रेज करती हैं। अब क्वेश्चन आता है क्या कैपिटल गुड्स कैपिटल अकाउंट में आएंगे? सो द आंसर इज नो, बिकॉज कैपिटल गुड्स फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरीज वो हम देख सकते हैं जब एक्सपोर्ट होते हैं या फिर इंपोर्ट हो रहे हैं। सो कैपिटल गुड्स आर द पार्ट ऑफ विजिबल ट्रेड अंडर करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट्स के कंपोनेंट्स हैं, इसके क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट इज बोरोइंग्स, सेकंड इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड लास्ट इज अदर्स। बोरोइंग्स में टू टाइप्स की बोरोइंग्स हैं, फर्स्ट इज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, सेकंड इज एक्सटर्नल असिस्टेंस। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आर ऑफ टू टाइप, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अदर्स की बात करें, एनआरआई डिपॉजिट्स, बैंकिंग कैपिटल, शॉर्ट टर्म ट्रेड, क्रेडिट, तो इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो कैपिटल अकाउंट में बोरोइंग्स की बात करें, सो ये हमारी कंट्रीज की लाइबिलिटीज को रेज करता है। फॉर एग्जांपल लोन भी एक बोरोइंग है जो कि हमारी लाइबिलिटी को इंक्रीज करती है। सो इट इज रिकॉर्डेड बीओपी की क्रेडिट साइड में ये रिकॉर्ड होती है, और ये फॉरेन एक्सचेंज की इनफ्लो या फिर आउटफ्लो को प्रमोट करती है। नाउ बट जो भी हम लेंडिंग करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हम लोन दे रहे हैं, तो वो सब बीओपी के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होंगे। बोरोइंग्स टू टाइप्स की हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स जिसमें हमें बोरोइंग्स मिलती हैं जो भी रेट उस टाइम पे इंटरनेशनल मनी मार्केट में चल रहा होता है उस इंटरेस्ट पे हमें बोरोइंग्स मिलती हैं। एक्सटर्नल असिस्टेंस में हमें इंटरनेशनल मनी मार्केट में कुछ ब्याज में हमें कुछ छूट मिल जाती है उस रेट में जो हमें वापस या फिर लोगों से लेना होता है। सो दैट कम्स अंडर एक्सटर्नल असिस्टेंस। फॉरेन, नाउ वी विल टॉक अबाउट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, अब इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आता है जिसमें कि कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं वो शेयर्स या फिर बॉन्ड्स में हमारी डोमेस्टिक कंट्री के में इन्वेस्ट करते हैं। देन द सेकेंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसमें कि फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारी डोमेस्टिक कंट्री में ओनर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट इन इंडिया एंड HCL, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। सो यहाँ पे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का हमने एग्जाम्पल लिया है कि हमारी डोमेस्टिक कंट्रीज में जो भी बैंक्स हैं उनमें फॉरेन इन्वेस्टर्स कितने हैं। अदर्स
थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन है कैपिटल अकाउंट का, जिसमें एनआरआई डिपॉजिट्स होता है। कोई भी बाहर का नागरिक हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी में डिपॉजिट्स भेजता है या फिर किसी बैंक अकाउंट में, तो ऐसी डिपॉजिट्स एनआरआई डिपॉजिट्स कहलाई जाती हैं। बट कोई अगर नागरिक बाहर का एनआरआई अपनी फैमिली को इधर पैसा भेज रहा है जो कि मुफ्त का पैसा है, वो करंट ट्रांसफर्स में आता है, विच कम्स अंडर करंट अकाउंट। नाउ बैंकिंग कैपिटल, हमारी कंट्री में जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं उसमें फॉरेन कैपिटल जितना भी होगा वो बैंकिंग कैपिटल होगा अदर देन एनआरआई डिपॉजिट्स। नाउ शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, इसमें जो भी इंटरनेशनल मनी मार्केट में परचेज होती है उसकी तुरंत पेमेंट किए बिना उसकी पेमेंट बाद में हो सकती है, तो ऐसी परचेजेस शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट में इन्वॉल्व होती हैं। अगर हम रीपेमेंट करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, फॉर एग्जाम्पल रीपेमेंट ऑफ लोन टू यूएसए, तो ऐसा इसका मतलब है कि फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री से आउटफ्लो हो रहा है, जो कि नेगेटिव साइन डिनोट करेगा। अगर अदर कंट्री से हमारे इधर पेमेंट्स आ रही हैं, रिसिप्ट्स मिल रही हैं, सो दैट इंडिकेट्स इनवर्ड फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो कि पॉजिटिव साइन से डिनोट होगा। ओवरऑल बैलेंस बीओपी अकाउंट में क्या रोल प्ले करता है, ये कैसे बनता है, तो चलिए इसे जानते हैं। जब हम करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड एरर्स एंड ओमिशंस को ऐड करते हैं तो इसी से ओवरऑल बैलेंस निकल के आता है। फॉर एग्जाम्पल ओवरऑल बैलेंस हमारा नेगेटिव में आया, दैट इज -$3,339 US मिलियन, जो कि ओवर बैलेंस है। बट बीओपी को बैलेंस करने के लिए ओवरऑल बैलेंस शुड बी 0, तो इसी के लिए आरबीआई ऑफिशियल रिजर्व्स की मदद से इस ओवरऑल बैलेंस को 0 करती है। फॉर एग्जाम्पल बैलेंस्ड बीओपी के लिए अगर ओवरऑल बैलेंस पॉजिटिव होता है तो ऑफिशियल रिजर्व्स को आरबीआई इतने ही अमाउंट से नेगेटिव कर देती है, एंड जब ओवरऑल बैलेंस नेगेटिव होता है तो आरबीआई इतने ही अमाउंट से ऑफिशियल रिजर्व्स को पॉजिटिव कर देती है। क्वेश्चन आता है व्हाई ओवरऑल बैलेंस इज रिफ्लेक्टेड इन ऑफिशियल रिजर्व्स। सो इसका आंसर है कि आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की कस्टडी होती है और उसी के ही थ्रू सारी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। इसीलिए अगर ओवरऑल बैलेंस बिगड़ता है, 0 नहीं आता, तब आरबीआई ऑफिशियल रिजर्व्स की मदद से ओवरऑल बैलेंस को या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक कर देती है। नाउ एरर्स एंड ओमिशंस क्या है? ये बैलेंसिंग आइटम होता है ऑफिशियल रिजर्व्स की तरह। अगर बीओपी की क्रेडिट और डेबिट साइड इक्वल नहीं होती तो ये उस चीज का ध्यान रखता है। फॉर एग्जाम्पल लार्ज एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट है 5 साल का, बट बीओपी में तो हमें जर्नली 1 साल का ही रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, तो फिर 5 साल के लिए जो पेमेंट होगी वो इंस्टॉलेशन में होगी, तो ऐसी पेमेंट्स एरर्स एंड ओमिशंस में आती हैं। एंड सेकेंड एग्जाम्पल, लोग बाग अपने टैक्सेस को या फिर एक्सपोर्टर हो गए, वो अपने टैक्सेस को बचाने के लिए, अपनी लायबिलिटी को कम करने के लिए कुछ आइटम्स बीओपी में अपने बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं जो उनकी कंपनी की बैलेंस शीट है। सो देयर इज अ चांस ऑफ अंडर रिपोर्टिंग ऑफ सम आइटम्स। ये सारे आइटम्स एरर एंड ओमिशंस में आते हैं। नाउ ऑफिशियल रिजर्व्स 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट फॉरेन करेंसी, गोल्ड एंड स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। नाउ इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन इन बीओपी। पहले हम इक्विलिब्रियम कंडीशन समझते हैं बीओपी की क्या है। जब ऑफिशियल रिजर्व्स को सामने नहीं आना पड़ता ओवरऑल बैलेंस को ठीक करने के लिए, तो ये सिंपली कैपिटल अकाउंट का पार्ट बन जाता है, जहां पे करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट इज इक्वल टू 0 होते हैं, ओवरऑल बैलेंस 0 होता है, तो ये सिंपली कैपिटल अकाउंट का पार्ट बन जाता है
जिससे कि बैलेंस्ड बीओपी निकल के आता है जहां पे ऑफिशियल रिजर्व्स का मूवमेंट नहीं होता। डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे ऑफिशियल रिजर्व्स कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल बैलेंस को ठीक करने के लिए इसे अलग से आना ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट जीरो के इक्वल नहीं होते तो यहाँ पे बीओपी इम्बैलेंस्ड हो जाता है, डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है, और इसको ठीक करने के लिए ऑफिशियल रिजर्व्स में मूवमेंट होती हैं। सो ये मूवमेंट अगर ओवरऑल बैलेंस पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे ऑफिशियल रिजर्व्स इंक्रीज हो जाता है, जिसे बीओपी सरप्लस बोलते हैं। बट उसके तुरंत में ही अगर ओवरऑल बैलेंस नेगेटिव है तो यहाँ पे ऑफिशियल रिजर्व्स डिक्रीज हो जाते हैं, जिसे बीओपी डेफिशिट बोलते हैं। सो बेसिकली बीओपी सरप्लस एंड बीओपी डेफिशिट कब होते हैं? सो बीओपी सरप्लस तब होता है जब करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस का जो सम होता है वो कुछ पॉजिटिव वैल्यू होती है उसकी। इट मीन्स कि कुछ फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में आ रहा है, देयर इज इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जिससे कि हमारे ऑफिशियल रिजर्व्स बढ़ जाते हैं। बीओपी डेफिशिट्स की हम जब बात करें तो यहाँ पे करंट एंड कैपिटल अकाउंट बैलेंस का जो सम है वो नेगेटिव में आता है। इट मीन्स कि फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री से आउटफ्लो हो रहा है, जिससे कि ऑफिशियल रिजर्व्स डिक्रीज हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। जब सारी बीओपी ट्रांजैक्शंस प्रॉफिट के लिए की जाती हैं तो ऐसी ट्रांजैक्शंस को ऑटोनोमियस आइटम्स या फिर ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। और वो बीओपी ट्रांजैक्शन जो कि बीओपी को बैलेंस्ड करने के लिए होती हैं, ऐसी ट्रांजैक्शंस को अकोमोडेटिंग आइटम्स या फिर ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। ऑटोनोमियस आइटम्स यहाँ पे हम गुड्स एंड सर्विसेज की मूवमेंट पे बात करते हैं, जहां पे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही होते हैं। अकोमोडेटिंग आइटम्स में यहाँ पे सेंट्रल बैंक का रोल आ जाता है कि कैसे बीओपी को ठीक करने के लिए ऑफिशियल रिजर्व्स का मूवमेंट किया जाता है। ऑटोनॉमियस आइटम्स बीओपी डेफिशिट को या फिर सरप्लस को क्रिएट करते हैं, जहां पर अकोमोडेटिंग आइटम्स बीओपी को बैलेंस करते हैं, और इसीलिए ऑटोनॉमियस आइटम्स को अबव द लाइन बोला जाता है, क्योंकि पहले ऑटोनॉमियस आइटम्स आते हैं, उसके बाद अकोमोडेटिंग आइटम्स उस चीज को बैलेंस करने के लिए आते हैं, इसीलिए अकोमोडेटिंग आइटम्स को बिलो द लाइन बोलते हैं। नाउ द क्वेश्चन कैन कम, व्हाई अकोमोडेटिंग आइटम्स आर कॉल्ड बिलो द लाइन? इसका आंसर है बिकॉज दीज आइटम्स आर नॉट रिफ्लेक्टेड एज एन एलिमेंट ऑफ बीओपी। वो तभी आते हैं जब बीओपी को ठीक करना होता है। नाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? सो बैलेंस ऑफ पेमेंट ये समरी होती है स्टेटमेंट की ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की, जो भी हमारी डोमेस्टिक कंट्री में होते हैं रिलेटेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और बैलेंस ऑफ ट्रेड में होता है जिसमें हम डिफरेंस बिटवीन विजिबल एक्सपोर्ट एंड विजिबल इंपोर्ट्स की बात करते हैं, जिसमें एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट की बात होती है। नाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांजैक्शंस, इनकी समरी की जाती है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में ओनली गुड्स की ही बात की जाती है कि कितना गुड एक्सपोर्ट किया है एंड कितना गुड्स हमने इंपोर्ट किया है, इसमें सर्विसेज की बात नहीं होती। बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट एंड कैपिटल अकाउंट्स आते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड में ओनली करंट अकाउंट आता है। बीओपी ऑलवेज बैलेंस्ड बिकॉज ऑफ मूवमेंट इन ऑफिशियल रिजर्व्स, जो कि हमें पता है। एंड या बैलेंस ऑफ ट्रेड इधर पॉजिटिव होगा, इट मींस कि एक्सपोर्ट इधर इंपोर्ट से ज्यादा होगा, या फिर नेगेटिव होगा जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम होगा। सो ये बैलेंस तभी होता है जब एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ बीओपी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सो द फर्स्ट इज
इट रिवील्स फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ डोमेस्टिक कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारी डोमेस्टिक कंट्री की फाइनेंशियल स्थिति क्या है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। सेकंड, इट रिफ्लेक्ट्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि कितना पैसा जो लोगों ने बाहर कंट्रीज में कमाया है कितना आ रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है नेशनल इनकम में भी और इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। थर्ड, इट रिफ्लेक्ट्स एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जो कि एग्रीगेट डिमांड चैप्टर में एग्रीगेट डिमांड का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, कि अगर एक्सपोर्ट हमारी ज्यादा हो रही है इसका मतलब हमारे सामान को खरीदने के लिए एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है। फोर्थ इज इट रिफ्लेक्ट्स मार्केट पोटेंशियल ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हमारी मार्केट की क्षमता को देखता है कि कितना हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारी मार्केट में इन्वेस्ट करने आ रहे हैं। फिफ्थ है कि गवर्नमेंट को भी हेल्प करता है अपनी पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने के लिए, और वो कैसे होगा, वो जब फॉरेन एक्सचेंज के फ्लो को चेक करती है कि ज्यादा फ्लो हो रहा है या फिर कम फ्लो हो रहा है, उसी अकॉर्डिंग से अपनी पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है। लास्ट इज इट हाईलाइट्स नीड फॉर बोरोइंग्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कितना होना है लेस डेवलप्ड कंट्रीज में। Guys, thank you for watching my informative video. Like this video and share it to your friends.